गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग दर्पण देखेंगे फरवरी 2026 की। तो पहला सेक्शन राष्ट्रीय शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा चेंज है तो उसी हिसाब से हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? दीपावली यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गई है। दीपावली जानते ही आप लोग, हमारा त्योहार है हिंदू धर्म का विशेष रूप से। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है। अमूर्त क्या होता है? मूर्त और अमूर्त दो चीजें होती हैं। अमूर्त जिसे छुआ ना जा सके, जिसे छू ना सके वो होता है अमूर्त। तो कर क्या सकते हैं उसको हम फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब संस्कृत मतलब जो भारत की जो लोग हैं उनकी जो कल्चर होती है। कल्चर का मतलब क्या? हमारा जो रहन सहन, खान पान, मेले त्योहार, ये सब कल्चर हैं। और वो चीज जो हमें विरासत में मिली हुई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संस्कृति हस्तांतरित या ट्रांसफर होती है, जैसे आपके पिता से आपको मिली, आपके पिता को आपके बाबा से मिली, उनको उनके पिता से मिली, तो ये चीज क्या होती है? विरासत होती है। तो यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ऐसी विरासत जो हम छू नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो कहलाती है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसमें शामिल किया गया है दिवाली को या दीपावली को। किसने शामिल किया है? यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। यूनेस्को ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएन की एक बॉडी है या संगठन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? पेरिस में। पेरिस आप लोग जानते हैं फ्रांस की राजधानी है। और यूनेस्को क्या है? फुल फॉर्म यूएन फॉर यूनाइटेड नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक, एस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है कई बार, तो याद रखेंगे फुल फॉर्म क्या है। अब यूनेस्को दिवाली को तो शामिल कर लिया गया है। तो इससे पहले जो शामिल थे 15 और जो हमारे त्योहार हैं या जो विरासत है उनको शामिल किया गया है। जिसमें आपके लिए जरूरी क्या है? जैसे कि रामलीला, ये कहाँ होती है? ये यूपी की है। कुटियाट्टम ये केरल का है। केरल का रंगमंच है। क्या है? रंगमंच, वो भी संस्कृत रंगमंच है। मुदियट्टू केरला का है। कालबेलिया ये आपका डांस है जो राजस्थान का, मैचिंग में आता है। ये तो बहुत ही जरूरी है कालबेलिया एटलीस्ट। रम्माण उत्तराखंड का है। ये वहां पर धार्मिक अनुष्ठान है। रम्माण उत्तराखंड में धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक उत्सव। छऊ नृत्य है जो बिहार में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन बहुत जरूरी है, ये मणिपुर का है। योगा मनाया जाता है। योगा मनाया नहीं जाता है, योगा जो हमने सेलिब्रेट करते हैं हम लोग कब? 21 जून को। तो हमारी ये पुरानी परंपरा है योग। तो 21 जून को हम लोग मनाते हैं योग दिवस। नवरोज ये पारसी त्योहार है। आप लोगों को याद होगा इतिहास में जो बलबन ने शुरू किया था। कुंभ मेला ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजित होता है प्रति 12 वर्ष पर। दुर्गा पूजा ये वेस्ट बंगाल का है जो सेलिब्रेट किया जाता त्योहार। गरबा गुजरात का नृत्य है। दीपावली अभी शामिल किया गया है, हिंदुओं का त्योहार है। तो इसके बारे में हमारी बेसिक जानकारी हो गई जो हमें चाहिए होती है। एटलीस्ट इसमें जो मैचिंग के लिए आता है वो जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डीएससी A20 गोताखोरी सहायक पोत। डीएससी का मतलब डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। क्राफ्ट से एक बात समझ में आ रही है कि ये एक नौका वाली पोजीशन में है या
आप सोच नेवल वेसल है, नौका से बेहतर शब्द क्या है? नेवल वेसल। यह नौकायन पोत है। काम क्या होगा इसका? डाइविंग मतलब गोताखोरी। गोताखोर का मतलब जो पानी में जो समुद्र होता है उसमें डुबकी लगाकर काम करते हैं, तो उसी में सहायता करेगा। डाइविंग सपोर्ट, सहायता करना। तो फायदा क्या होगा, इसका यूज क्या है डाइविंग सपोर्ट का? कि जैसे हमारा जो भारत के पास पनडुब्बी है, ठीक है, हमारे पास बड़े बड़े जहाज भी होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्र में चलने वाली जो भी चीजें हैं जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर, अब या कोई जहाज है हमारे पास समुद्र का, इन सब का मेंटेनेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कोई चीज खराब हो गई उसको बदलना है, रिपेयर करना है, तो उसके लिए क्या होता है, हमें उस जहाज को जिसको रिपेयर करना है इस समय उसको लाना पड़ता है पोर्ट पर, बंदरगाह पर, फिर मरम्मत होती है। आप लोग सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है यहाँ पर? यही इसी काम के लिए इसको बनाया गया है। अब ये मेंटेनेंस के लिए जो हमें ले जाना पड़ता था पोत पर, बंदरगाह पर, या जहाँ मरम्मत होती है वहां पर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब कोई जहाज हमारा समुद्र के अंदर है, तो समुद्र के अंदर मान लीजिए पनडुब्बी ही है, ठीक है, ये पनडुब्बी का आकार मैंने बना दिया, तो समुद्र के अंदर रहते हुए ही इसकी मरम्मत कर सकेंगे। किसकी सहायता से? ये जो DSC A20 है उसकी सहायता से। तो ये है उसका फायदा। तो DSC A20 गोताखोरी सहायक पोत। नेक्स्ट क्या है? अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी की है अमेरिका ने। अमेरिका की कंपनी है जो अपाचे बनाती है। अपाचे हेलीकॉप्टर है जिसका इमेज आप लोग देख रहे हैं ये, तो ये अमेरिका की कंपनी ने इसका निर्माण करती है, यूएसए की कंपनी। तो इसके 3 हेलीकॉप्टर डिलीवर हो गए हैं, ये अंतिम थे। इससे पहले भी 2-4 डिलीवर हुए हैं, लेकिन अभी डिलीवरी जो हुई 3 की और इसी से खत्म हो गया, मतलब इनका जो समझौता था वो खत्म हो गया। इस हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। क्यों? टैंक क्या काम करता है? टैंक के पास होता है मिसाइल है, बंदूक है और भी हथियार होते हैं, इससे वो हमला करता है। तो ये सारी चीजें इसके पास होती है। जैसे एक बंदूक है, हो सकता है बंदूक होनी चाहिए मे बी, तो इसमें सारी कैपेसिटी होती है। ये बंकर को नष्ट कर सकता है, किसी टैंक पर हमला कर सकता है, ठीक है, उनको नष्ट करने में सक्षम है। मतलब जो टैंक की क्षमता होती है वो सारी इसमें लैस है, सारी क्षमताओं से, इसीलिए इसको फ्लाइंग टैंक कहा जाता है अपाचे हेलीकॉप्टर को। थल सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या है? 24C हॉक हेलीकॉप्टर का रख रखाव अनुबंध। ये हेलीकॉप्टर है 24C हॉक, ये नाम है, इसके मेंटेनेंस के लिए समझौता हुआ है। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। किसके साथ? अमेरिकी कंपनी के साथ में। सिर्फ इसका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब कल पुर्जे कोई खराब हो जाते हैं तो उनकी बदली करना या कोई रिपेयर करना, यही काम है मेंटेनेंस में। तो इसके बदले हम थोड़ा बहुत का जो भी समझौता होता है उसके तहत उतना उनको भुगतान किया जाता है भारत के द्वारा। फायदा क्या होगा? अब चूंकि ये जो कंपनी है भारत में रहेगी, हमारे जहाज बाहर नहीं जाएंगे, भारत में ही होगा मेंटेनेंस। अब भारत में जब मेंटेनेंस होगा तो स्वाभाविक सी बात है, मेंटेनेंस कौन लोग करेंगे? हमारे लोग करेंगे। तो इससे क्या होगा? रोजगार सृजन होगा या रोजगार का निर्माण होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? किसी भी चीज की क्षमता का निर्माण करना। यहाँ कौन सी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी? हम समझ पाएंगे हमारे लोग कि हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस कैसे होता है, कौन से पुर्जे लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं, इसका निर्माण होगा कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग काम करते हैं, तो ये 100 लोग क्या हो जाएंगे? ट्रेंड हो जाएंगे हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस में।
अब मान लो ये कंपनी चली गई, तो ये 100 लोग तो हमारे हैं, ये भी तो कर सकते हैं फिर। इन 100 लोगों की हेल्प करके हम आगे करवा सकते हैं, तो ये हमारा फ़ायदा होता है या फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? पहले तो आप लोग जानते ही होंगे, दिल्ली में है ये, जहाँ पर राष्ट्रपति जी रहते हैं, राष्ट्रपति का कार्यालय या निवास स्थान जो भी है। तो उसी राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया है। परमवीर दीर्घा के नाम से एक चीज पता चलती है, दीर्घा का मतलब कुछ नहीं होता, गैलरी होती है। गैलरी मतलब फोटो गैलरी, जहाँ पर फोटोज लगे होते हैं। फोटो में अभी तक ब्रिटिश के सैनिक लगे, वहां पर एक गैलरी थी जिसमें ब्रिटिश सैनिक लगे हुए थे, ब्रिटिश सैनिकों की फोटो लगी हुई थी। मतलब एक कमरा था बेसिकली जहां पर ब्रिटिश सैनिकों की फोटो लगी हुई थी। और हम लोग हो चुके हैं आजाद, तो हमने कहा इस फोटो को हटाया जाए और हमारे सैनिकों की फोटो लगाई जाए। हमारे सैनिक कौन से? जिनको परमवीर अवार्ड मिल चुका है, परमवीर चक्र का जो अवार्ड मिल चुका है, उनकी फोटो लगाई जाए। तो ऐसे लोगों की संख्या है 21। 21 लोगों की फोटो लगाई गई है। 21 लोगों की नहीं, ये हमारे 21 परमवीर चक्र विजेता हैं। इनकी 21 विजेता जो हैं, उनकी फोटो लगाई गई है वहां पर उस गैलरी में, और उस गैलरी का नाम रखा गया परमवीर दीर्घा। उद्घाटन किया गया 16 दिसंबर 1971 को। सॉरी, ये दीर्घा का उद्घाटन हुआ 16 दिसंबर को। क्यों किया गया? क्योंकि 1971 को आप लोग जानते होंगे 1971 का वार किसके साथ हुआ था? विद पाकिस्तान। तो इस युद्ध में हमने 16 दिसंबर को विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान पर, 16 दिसंबर 1971 को। इसीलिए इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन के सिपाहियों ने सरेंडर किया था। लगभग लाखों सिपाही, 1 लाख के आसपास सिपाही लगभग थे, तो लगभग लाखों सिपाही थे जिन्होंने सरेंडर किया था। इसलिए हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और जब हम विजय हो गई, हमको हमारी भारत विजित हो गया, तो परिणाम क्या हुआ इसका? पाकिस्तान का विभाजन। पूर्वी पाकिस्तान था पहले और पश्चिमी पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आजाद हो गया और उसका नाम पड़ा बांग्लादेश, ठीक है। तो उसकी आज़ादी में हमारा योगदान था, किसकी? बांग्लादेश की। आज हमारे लिए सरहद बना हुआ है इस समय, जो वहाँ के हालात चल रहे हैं बांग्लादेश के, ठीक है। तो ये विजय दिवस इसीलिए 16 दिसंबर के दिन ही ये दीर्घा का उद्घाटन किया गया। 16 दिसंबर 2025 को उद्घाटन हुआ इसका। उद्घाटन को क्या बोलते हैं? इनॉग्रेशन। तो ये परमवीर दीर्घा के बारे में हो गया। परमवीर चक्र के जो अवार्डी थे उनके फोटोज लगाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नया कार्यालय सेवा तीर्थ। मतलब ये है, हम लोग एक पढ़ रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब ये क्या होता है अगर कोई पूछे तो? इसी के तहत हमारी जो नई संसद बनी है उसी में बनी है। नई संसद का जो निर्माण हुआ है इसी के तहत हुआ है, उसी के अंदर हुआ है। इसी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक कार्यालय बनाया जा रहा है, किसका? प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के कार्यालय को बोला जाता है पीएमओ अभी तक। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब इसी पीएमओ का नाम अब क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। मतलब अब प्रधानमंत्री के कार्यालय को हम कहेंगे सेवा तीर्थ। बहुत से नाम बदले गए हैं, जैसे कि हमारा जो
कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कई द्वीपों के नाम बदले गए जैसे अंडमान में। तो अब पीएमओ का नाम होगा सेवा तीर्थ। आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि क्या नया नाम रखा गया है, तो पीएमओ का नया नाम सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में वृद्धि। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें यह है, भारतीय नागरिकता लगभग, ये लगभग का साइन हो गया, लगभग 2 लाख लोग प्रतिवर्ष छोड़ रहे हैं। 2 लाख भारतीय प्रतिवर्ष भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। मतलब उनको भारत की चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। नागरिकता के बारे में यहाँ हमें जानना चाहिए, एक रिपोर्ट है ये, सिटीजनशिप। जब हम सिटीजनशिप के बारे में जानना प्रयास करते हैं तो देखते हैं इसका उल्लेख कहाँ पर है। हमारा संविधान का भाग 2 इससे जुड़ा हुआ है। भाग 2 में अनुच्छेद कौन से जुड़े हुए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 के। इसी में अनुच्छेद जो 11 है, इसमें जो शक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद 11 में क्या दी हैं? पावर्स। किस बात की पावर दी गई है? किसको पावर दी गई? संसद को पावर दी गई, पहली बात तो। अब क्या पावर दी गई है? नियम बनाने के, कानून बनाने के लिए, नागरिकता संबंधी कानून बनाने के लिए। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को दी गई। क्योंकि नागरिकता देखिए सेंट्रल का मामला है, जो सेंट्रल का मामला होता है, केंद्र सरकार का मामला होता है, तो उसमें कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है। इसी के तहत एक कानून जो पारित हुआ था उसका नाम क्या है? इसी शक्ति के तहत 1955 में पारित हुआ था, नाम है सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955। बाद में इसमें संशोधन हुए हैं, अभी जैसे रिसेंट में हुआ 2016 में जब हुआ था तो काफी विरोध हुआ, जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के जो मानने वाले लोग थे, कहाँ से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, उनको शामिल किया गया। वो अमेंडमेंट है, लेकिन मेन एक्ट आपका यही है जिसको आपको याद रखना है। इसी में नागरिकता अधिनियम में आपको बताया गया है कि भारतीय नागरिकता कैसे छोड़ सकते हैं। एक तो नागरिकता प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो उसके तरीके कितने हैं। एक तो जन्म से प्राप्त कर सकते हैं आप, दूसरा वंश से, वंश परंपरा से, तब भी नहीं है तो आप पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी विधि है नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से, या एक अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग मतलब किसी भूभाग पर भारत कब्जा करता है, भारत अधिकार कर लेता है, तो वहां के नागरिकों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जन्म से है, जो आपको जन्म से प्राप्त होती है। वंश परंपरा क्या होता है? जब आपको आपके माता पिता की वजह से आपको मिलती है, आपके माता पिता को आपके माता पिता से, उनके माता पिता से, तो ये होता है वंश परंपरा से। रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? जैसे जब शादी करते हैं तो शादी है उसके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय ए है, ये भारतीय है और इन्होंने शादी की बी से, ये अमेरिकन है, तो ये शादी इन्होंने कर ली तो ये भारत में आए। अब इनको नागरिकता अगर लेनी है बी को भारत की, तो मिलेगी पंजीकरण से या रजिस्ट्रेशन से। इसी तरह नागरिकता छोड़ने का प्रावधान है। तो कैसे छोड़ सकते हैं? एक तो खुद ही छोड़ दो, कोई व्यक्ति खुद छोड़ दे तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक हो सकता है भारत नागरिकता छीन ले, तो नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली 2 तरीके हैं जिनसे नागरिकता। तीसरा ये होता है अगर किसी देश की नागरिकता कोई व्यक्ति ले लेता है,
किसी अन्य देश की नागरिकता कोई लेता है तो भी भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ये तो भारत छीनेगा। आपने कोई पनिशमेंट कुछ काम कर दिया उससे भारत सरकार छीन सकती है। ये आप स्वतः छोड़ सकता कोई व्यक्ति। तो ये हो गए तरीके कैसे क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है काफी जरूरी टॉपिक है शांति बिल का। शांति बिल क्या है? फुल फॉर्म है शांति का एस फॉर सस्टेनेबल, एच फॉर हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया बिल। फुल फॉर्म याद कर लेंगे क्योंकि पूछा जाता है। सस्टेनेबल, हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट, तीन शब्द जरूरी है यहाँ पर। सस्टेनेबल, हार्नेसिंग, एडवांसमेंट। और सबसे कोर ये है, आपको जो याद ही रखना है, इसको तो याद ही रखना है। फुल फॉर्म में ये तो होना ही होना चाहिए, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये कानून किससे जुड़ा हुआ है? नाभिकीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ कानून है। इसके तहत क्या किया गया है? दो कानून थे जिनको मर्ज कर दिया गया है या उनको हटा दिया गया है। कौन कौन से? एक था एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, और दूसरा है सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ये इन दोनों को हटा दिया गया है और इसकी जगह पर लाया गया है शांति बिल। इन दोनों को रिप्लेस किया गया है। किस क्षेत्र से संबंधित है? नाभिकीय ऊर्जा से या परमाणु ऊर्जा से। उद्देश्य, अब नाभिकीय ऊर्जा से ऊर्जा जनरेट करना स्वाभाविक सी बात है। तो भारत की नाभिकीय ऊर्जा का विस्तार करना। क्यों? ताकि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकें। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना। क्यों? क्योंकि भारत की एक तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, प्लस जो औद्योगिकरण हो रहा है उसके लिए जरूरत है। और इन दोनों को कंबाइंडली हमें क्या करना है? विकसित करना है। हमें बनना है विकसित भारत। विकसित भारत बनना है 2047 तक। और विकसित भारत कब होगा? जब हमारे पास पर्याप्त रूप से ऊर्जा हो। तो इसीलिए इसका टारगेट रखा गया है कितना? नाभिकीय ऊर्जा का 100 गीगावाट हम उत्पादन करेंगे 2047 तक। इन्हीं वजहों से शांति बिल लाया गया है। कुछ समस्याएं थी पहले के कानूनों में, जैसे कि पहले जो कानून था उसमें क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था ये थी उसमें, एक तो प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश था, प्राइवेट सेक्टर का निवेश या निजी कंपनी को चालू करने की अनुमति नहीं थी। क्या? नाभिकीय रिएक्टर। अब नाभिकीय रिएक्टर निजी कंपनियां चला सकती हैं। तो इसके माध्यम से क्या किया गया? निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई है नाभिकीय रिएक्टर को चलाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है कि प्राइवेट कंपनी अब नाभिकीय रिएक्टर चला सकती हैं। यहाँ पर कोर में आपको ये रखना है, सबसे पहली बात तो यही है। कोई भी कंपनी है, भारत की भी हो या विदेशी हो, दोनों ज्वाइंट वेंचर बनाकर, जेवी मतलब ज्वाइंट वेंचर, तो कोई विदेशी कंपनी हो और भारतीय कंपनी दोनों मिलकर किसी नाभिकीय रिएक्टर को चला सकती हैं। यहाँ पर कुछ क्षेत्र सरकार के कंट्रोल में छोड़े गए हैं, जैसे कि ईंधन का संवर्धन करना। ईंधन क्या होता है? यूरेनियम और कचरा प्रबंधन जो उससे वेस्ट निकलता है। ऑपरेटर की सीमित दायित्व सीमा, मतलब लायबिलिटी को कैप कर दिया। कैप का मतलब होता है सीमित करना। लायबिलिटी सीमित कर दी गई, कैप कर दी गई है। मतलब अधिकतम लायबिलिटी कितनी होगी उसकी? 3000 करोड़। 100 से लेकर 3000 तक का है, तो मैक्सिमम 3000 करोड़ होगा। लायबिलिटी किस बात की है? मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि जापान का फुकुशिमा था, वहां दुर्घटना हुई, या यूक्रेन में जो चेरनोबिल दुर्घटना हुई नाभिकीय रिएक्टर की। तो ऐसे अगर कोई दुर्घटना होती है भारत में, तो ऐसी स्थिति में एक कंपनी जो निजी कंपनी होगी वो अधिकतम भुगतान करेगी 3000 करोड़ का। इससे ज्यादा भुगतान नहीं करेगी। इससे ज्यादा अगर देना पड़ता है तो वो कौन देगा? सरकार देगी। उसका भुगतान सरकार करेगी जो भी होगा। तो ये तो व्यवस्था इसमें की ही गई।
साथ ही में ये एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो इस सेक्टर को रेगुलेट करेगा। जैसे कि आपके पास जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करते हैं, तो उसको कौन रेगुलेट करता है? इरडा। जैसे आपका कैपिटल मार्केट है, उसके लिए सेबी है। बैंकिंग सेक्टर है, उसके लिए आरबीआई है। पेंशन सेक्टर है, उसके लिए पीएफआरडीए है। तो एटॉमिक सेक्टर के लिए एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड काम करेगा, जो इसी के तहत बना है। तो ये हो जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। कैसी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक निकाय। तो ये हो गया आपका शांति बिल। तो शांति बिल का क्रक्स क्या हुआ? शांति बिल नाभिकीय क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार के लिए लाया गया था, जिसमें 2 कानूनों को मिलाकर शांति बिल बनाया गया है, या 2 कानूनों को हटा दिया गया है, उसकी जगह पर इसको लाया गया है। उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करना, नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। कैसे? निजी क्षेत्र को भागीदारी के द्वारा। टारगेट कितना है? 100 गीगावाट का। इस कानून में टारगेट नहीं है, हमारी सरकार का टारगेट है 100 गीगावाट का। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। सैटेलाइट का सफल परीक्षण LVM-3 रॉकेट से किया गया है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है हमारे लिए? ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये रॉकेट है पूरा, ये है रॉकेट, और यहाँ पर है सैटेलाइट। ये पोर्शन जो है इसमें होता कैप्सूल जो है ये सैटेलाइट का है। ये जो लगे हुए हैं ये आपके इनको बोलते हैं बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स। ये 2 बूस्टर, एक इस तरफ लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। बीच का ये है रॉकेट, उसके साथ में लगे हैं बूस्टर्स। और ये रॉकेट कौन सा? LVM-3। LVM-3 जो रॉकेट है, इसको पहले बोलते थे GSLV, इसी को नाम बदलकर कर दिया गया LVM-3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को। तो जो LVM-3 है, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है, इसी से छोड़ा गया है। लोकेशन हमारे पास एक ही है, जिसको हम बोल सकते हैं स्पेस पोर्ट बोलते हैं कभी-कभी, अंतरिक्ष बंदरगाह, जहाँ अंतरिक्ष में जहाँ से जाते हैं। तो हमारा है एक ही स्थान, श्रीहरिकोटा, वहीं से लॉन्च किया गया है इस सैटेलाइट को। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका वजन जो था 6100 किलोग्राम का था। ये सबसे अधिक वजनी सैटेलाइट है जिसको भारत से लॉन्च किया गया है अब तक का। 6100 किलोग्राम का था। तो इसको याद रखेंगे। यूज क्या होगा? अभी जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में जो टावर्स आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, कहाँ से आते हैं? आसपास में जो टावर्स लगे होते हैं वहां से आते हैं। तो इसके माध्यम से क्या हो जाएगा? अब टावर की जरूरत नहीं होगी, सीधे आपका मोबाइल जो सैटेलाइट्स होते हैं उससे कनेक्ट होके बात हो जाएगी मोबाइल से। तो ये इसका फायदा होगा। रेस्ट ऑफ थिंग, जैसे हमारा जो रॉकेट है LVM-3 3 चरणीय रॉकेट है। कितने चरणीय है? 3 चरण होते हैं इसमें। पहला स्टेज जो होता है वो सॉलिड स्टेज होता है, दूसरा लिक्विड, और थर्ड वाला जो होता है क्रायोजेनिक स्टेज होती है। सॉलिड वाली स्टेज जो होती है, स्टेज से तात्पर्य कुछ नहीं होता है, जैसे ये बना हुआ है जो आप देख रहे हैं इसमें, ये बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। तो ये फर्स्ट स्टेज, इसका फ्यूल अलग होता है, इसका इंजन अलग होता है। दूसरी स्टेज ये हो गई, और थर्ड ये हो गई। इसके ऊपर आपका ये कैप्सूल लगा होता है। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर जो है 3 जो स्टेज बनी हुई है, यहाँ पर सबका इंजन होता है, अलग अलग इंजन है तीनों का, तीनों का अपना फ्यूल होता है। तो पहली स्टेज में जो फ्यूल होता है वो होता है सॉलिड, दूसरी में होता है लिक्विड, और यहाँ पर जो होता है क्रायोजेनिक स्टेज होती है।
जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज की जाती है। सॉलिड वाले में जो यूज करते हैं फ्यूल, उसको बोलते हैं HTPB, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। लिक्विड वाली जो स्टेज होती है इसमें विकास इंजन यूज किया जाता है, विकास इंजन। और इसमें जो फ्यूल होता है MMH, मोनो मिथाइल हाइड्रोजन और प्लस डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। ठीक है। लॉन्चिंग लोकेशन एक ही है, श्रीहरिकोटा। ये कहाँ पर है? आंध्रा में है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है IPL और WPL। तो ये दोनों क्या है? क्रिकेट की लीग हैं। IPL आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ये वुमेन प्रीमियर लीग है। वुमेन प्रीमियर लीग, ये इंडियन प्रीमियर लीग है। तो इनकी खिलाड़ियों की नीलामी होती है इसमें। तो इसमें सबसे महंगे जो बिके IPL में खिलाड़ियों के नाम अगर देखें, सबसे महंगी बोली किसकी लगाई गई? तो सबसे महंगी बोली लगी कैमरन ग्रीन की, 25 करोड़ की। और ये हैं कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और बोली लगाई KKR ने। दूसरे नंबर पर है मथीसा पथिराना। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। ये श्रीलंका से हैं। वहीं वुमेन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे अधिक बोली लगी दीप्ति शर्मा की। सबसे अधिक भुगतान दीप्ति शर्मा को मिला 3.2 CR। दूसरे नंबर पर अमेलिया केर है। तीन करोड़ पहला इनका है, दूसरा इनका हो। यहाँ पर जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है, इसकी बोली का जो आयोजन किया गया था दिल्ली में हुआ है, वेन्यू था। और इनका IPL का जो हुआ है वो हुआ है दुबई में। इसकी बोली लगाने के लिए जो हुआ प्रोसेस वो दुबई में किया गया। नेक्स्ट है पनडुब्बी के बारे में। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया। तो मिसाइल कौन सी है हमारी? बैलिस्टिक मिसाइल K4। इसका सफल परीक्षण किया गया। ये बैलिस्टिक मिसाइल हमारी नाभिकीय क्षमता से संपन्न है, नाभिकीय मिसाइल है। मतलब ये इसका नाभिकीय मिसाइल का मतलब ये होता है कि उस मिसाइल में हम जो हमारा परमाणु बम होता है उसको रखकर मारा जा सकता है, भेजा जा सकता है, दैट इज। तो नाभिकीय मिसाइल है। दूसरी गुण क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जैसे ये पृथ्वी है तो ये ऐसे जाती है ऊपर, और फिर ऊपर से आके नीचे टारगेट को हिट करती है। जहां पर कोई टारगेट अगर है मान लीजिए, तो हिट करती है। तो इसका जो पथ होता है पैराबोलिक होता है। आपसे पूछा जाता है परवलयाकार। ये हमारी अगर मिसाइल है, यहाँ से इस पथ का अनुसरण करती है। तो ऐसी जो मिसाइल होती है ये मान लीजिए हमारा पर्यावरण है, इसके बाहर क्षोभ मंडल से बाहर जाकर वापस आती है, और यहीं तक इसका बल काम करता है, बीच तक। इसके बाद आती है गुरुत्वाकर्षण के अधीन, गुरुत्व बल के अधीन आती है, मतलब गुरुत्व बल से नीचे गिरती है और हिट करती है। और एक होती है क्रूज मिसाइल, जो जैसे अगर ये पृथ्वी है तो क्रूज मिसाइल पृथ्वी के पैरेलल चलती है ऐसे। ये क्रूज मिसाइल ये है। तो ये
पैरेलल चलेगी, ऐसे ये पथ होगा इसका, सीधे जाएगी और हिट करेगी टारगेट को, जो भी टारगेट होगा। ये है क्रूज मिसाइल। ये हो गई आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। ये दोनों के बीच अंतर होता है। अब क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में ये आगे का हिस्सा जो ये होता है, कोई भी मिसाइल होती है जैसे, तो यहाँ आगे का जो हिस्सा होता है यहाँ पर भरा जाता है, हथियार होता है, वेपन होता है इसमें। अब इसमें दो ही वेपन भर सकते हो, चाहे परमाणु बम भर दो इसमें, यहाँ पर रख दिया, या नॉर्मल जो होते हैं गोला बारूद आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब हिट करता है टारगेट पर तो ये ब्लास्ट करता है, यही हिस्सा ब्लास्ट करने से नुकसान होता है। तो यहाँ पर परमाणु बम अगर भरा गया तब परमाणु बम वाली मिसाइल हो गई। गोला बारूद भरा हुआ है, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वेपन, पारंपरिक हथियार जो होते हैं, तो पारंपरिक वाली मिसाइल हो गई। तो ये कौन सी मिसाइल है हमारी बैलिस्टिक मिसाइल? नाभ की क्षमता से संपन्न। अब यहाँ पर पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस अरिहंत। पनडुब्बी का मतलब पानी में डूबी हुई। ये आप देख रहे हैं इमेज, तो ये पानी के नीचे काम करती चलती है। ये है उसका इमेज बेसिक। तो हमारे पास जो पनडुब्बियां हैं, अब पनडुब्बी किससे चलती है इसके आधार पर पता चलता है कि पनडुब्बी कौन सी है। चलने से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? ये पनडुब्बी की बात करेंगे, पनडुब्बी पानी में डूबी हुई। तो कोई भी जैसे हथियार वो होता है, मशीन होती है या कोई उपकरण होता है, तो उसको चलने के लिए चाहिए होती है ऊर्जा। जैसे आपकी मोटरसाइकिल या बाइक है, तो इसके लिए पेट्रोल चाहिए होगा, इंजन है डीजल चाहिए होगा, कार है डीजल या पेट्रोल चाहिए या फिर बैटरी चाहिए, बट कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए। तो इनको चलाने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होती है पनडुब्बी। तो उसको ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? एक होता है डीजल इंजन से, और एक हो सकता है परमाणु रिएक्टर से, या नाभिकीय रिएक्टर, या परमाणु, इससे बनता है परमाणु ऊर्जा। ठीक, तो डीजल वाली जो पनडुब्बी होती है, जो डीजल से चलती है, उनको बोलते हैं ट्रेडिशनल पनडुब्बी या पारंपरिक पनडुब्बी। या डीजल चालित पनडुब्बियां। और दूसरी होती है परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी। तो यही पनडुब्बी है आईएनएस अरिहंत, जो है परमाणु पनडुब्बी है। अब इसमें क्या जरूरत है इसकी, परमाणु पनडुब्बी, ये दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि ये वाली जो पनडुब्बी होती है जो डीजल से चलती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल खत्म हो जाता है। फ्यूल जल्दी जल्दी खत्म होता है, और जल्दी जल्दी खत्म होगा तो फ्यूल भरने के लिए इसको आना पड़ेगा समुद्र की सतह पर। और समुद्र की सतह पर आती है तो क्या होगा, डिटेक्ट हो जाती है, कहाँ पर लोकेशन क्या है। तो ये समस्या डिटेक्ट कौन कर लेगा? दुश्मन कर सकता है। अब वहीं पर जब परमाणु पनडुब्बी की बात करते हैं तो होता क्या है कि ये एक बार अगर रिचार्ज हो गया इसका, एक बार इसमें फ्यूल लोड कर दिया गया, फिर दिक्कत नहीं है, 2-3 महीने के लिए गायब, इतना फ्यूल चल जाता है। तो परमाणु ऊर्जा की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो 2-3 महीने तक इसको फ्यूल मिलता रहेगा। ये समुद्र के नीचे रहती है, आराम से जब भी कोई ज़रूरत होगी तुरंत आ जाएगी, और इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई बाहर ही नहीं आए, गहराई में रहेगी, क्योंकि पनडुब्बियाँ पानी की गहराई में काम करती हैं। तो ये होती हैं परमाणु पनडुब्बियाँ, ठीक है। इस तरह के पनडुब्बी हमारे पास है 3, और तीनों हमारी देसी हैं। अरिहंत काम कर ही रही है, सबसे पहली पनडुब्बी थी। दूसरी थी अरिघात, जिस पर टेस्टिंग की गई है। तीसरी अरिदमा है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या बन रही है, अभी निर्माणाधीन है, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। एक आईएनएस चक्र है, वो हमने लीज पर ली है। तो ये हमारी तीनों देसी हैं, हमने घर में बनाई हुई है, मतलब आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर है भारत इन मामलों में। तो ये हो गई पनडुब्बियां। नेक्स्ट क्या है?
नौसेना की पनडुब्बी INS वागसीर में राष्ट्रपति की यात्रा। अब ये जो पनडुब्बी है, ये वाली ट्रेडिशनल वाली पनडुब्बी है, डीजल वाली, लगभग डीजल वाली ही है, तो ये डीजल वाली पनडुब्बी है। इसी में प्रधानमंत्री ने सॉर्टी की है। यात्रा के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सॉर्टी, लघु यात्रा, SORTIE। तो ये जो पनडुब्बी आप देख रहे हैं, इसी में यात्रा की हमारे भारत की राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने। ये दूसरी राष्ट्रपति बनी पनडुब्बी की यात्रा करने वाली। पहले कौन थे? पहले राष्ट्रपति थे हमारे कलाम जी, जिन्होंने पनडुब्बी की यात्रा की थी। साथ ही साथ 2 लड़ाकू विमान से यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति, सुखोई से भी किया है और राफेल से भी किया है। तो इसमें चूंकि हमारा जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर। किसके? तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का, हिंदी में बोलते हैं तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तो इन राष्ट्रपति महोदय का ये करना बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, सेनाओं का उत्साह बढ़ता है, प्लस कार्यकुशलता का पता चलता है। इन्होंने देखा जाकर कि क्या स्थिति वहां पर है, कैसे काम करते हैं लोगों की परिस्थितियां कैसी, जो हमारे लोग वहां पर काम कर रहे हैं, हमारे सिपाही जो काम करते हैं। तो फिलहाल ये सॉर्टी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो यही पॉइंट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम के लिए। तो हम लोग यहीं से खत्म करते हैं राष्ट्रपति सेक्शन, राष्ट्रीय सेक्शन। नेक्स्ट हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।